Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 27 ऑफ नवंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 27 नवंबर 2021 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोगों को आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिस्कस करेंगे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 के बारे में। इस रिपोर्ट ने बताया कि भारत के अंदर ना ही चाइल्ड वेस्टिंग की कंडीशन सुधरी है और ना ही एनीमिया की कंडीशन सुधरी है। तो सब कुछ आप सीखोगे, चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, एनीमिया क्या होता है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताया गया, हमारे टारगेट क्या है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को कैसे तैयार किया जाता है, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको एक आर्टिकल के अंदर कवर करके बता दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है और यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक आर्टिकल को इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आता है तो उनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। एक योजना के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। इस योजना को अभी हाल ही में एक्सटेंड किया गया। तो देखो यहां पर कोई भी योजना है या गवर्नमेंट स्कीम्स है, इनके रिगार्डिंग हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, पिछले 2 साल में काफी चर्चा में रही है, लगातार न्यूज़पेपर्स में कवर की जाती है। तो इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से एक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर कवर करने वाले हैं। उसके बाद थर्ड आर्टिकल आज का आर्टिकल ऑफ द डे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट बताती है कि जो कॉफी का प्रोडक्शन है ये लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो डिस्कस करेंगे कॉफी के बारे में, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को यहां पर बताने वाला हूं, प्लस कॉफी के रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस आज के टाइम पर फेस करने को मिल रहे हैं, कॉफी आखिरकार होती क्या है, कैसी क्रॉप है, सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी है कॉफी के रिगार्डिंग आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में यहां पर मैं समझाने वाला हूं। उसी प्रकार से नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आखिरकार ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, आज के टाइम पर दुनिया के अंदर जो टॉप 10 खतरे हैं उसमें से एक खतरा सबसे बड़ा ये है। उसके बाद एट द लास्ट डिस्कस करेंगे 37th कॉर्पोरेट को कंडक्ट किया गया, यहां पर कुछ अलग से इंफॉर्मेशंस आई हैं हमारे सामने इस कॉर्पोरेट एक्सरसाइज को लेकर। तो डिस्कशन करेंगे, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आप लोगों को यहां पर इस आर्टिकल में बताने वाला हूं। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग यहाँ पर आप पहुंच चुके हो तो फिर फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग के लिए एक छोटा सा टारगेट है कि 1K प्लस लाइक्स को पहुंचाने हैं और आप डेली बेसिस पर इस पूरे टारगेट को क्रॉस करवाते हो और वैसे ही आज भी यहाँ पर ये करके दिखाना है। तो अब फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि आप लोग को मालूम है ये जो हमारा वीडियो है इसकी खास बात यह है कि हम लोग करंट इश्यूज़ को तो डिस्कस करते करते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस डे के करंट अफेयर को भी हम लोग रिवाइज करते हैं। मतलब कि जो भी हमने कल डिस्कशन किया है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं जिनका आंसर आप लोग को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है हमेशा की तरह। पहला आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था इंडिया यूएस के ट्रेड पॉलिसी फोरम के बारे में। तो अभी हाल ही में यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन ताई, ये भारत के अंदर आई। इन्होंने यहाँ पर पीयूष गोयल के साथ काफ़ी सारा डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद यहां पर मुद्दा या फिर निचोड़ यह निकला कि भारत और यूएस दोनों मिलकर व्यापार को लेकर काफी अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को कल एक टर्म बताया था जीएसपी, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को बताना है आखिरकार ये जीएसपी होती क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसको एक्सप्लेन करके जरूर बताना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था पेसा एक्ट के बारे में। तो अभी यहां पर छत्तीसगढ़ लगभग यहां पर तैयार कर चुका है इस पेसा एक्ट के ड्राफ्ट रूल्स को और अगर चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट होती हैं तो छत्तीसगढ़ आने वाले टाइम पर 7वां राज्य बन जाएगा जो कि पेसा एक्ट को लागू करेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से यह है बाकी के 6 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर पेसा एक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन पेसा एक्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को कल बहुत अच्छे से चीजों को समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। अभी काफ़ी सारे लोगों को ये गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए और मैंने आप लोगों को बताया था गैलेंट्री अवार्ड्स 2 भाग में बांटे जाते हैं, एक होता है वॉर टाइम अवार्ड और दूसरा होता है पीस टाइम अवार्ड। तो वॉर टाइम अवार्ड के अंदर कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं और पीस टाइम अवार्ड्स के अंदर कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखना है। अभी हाल ही में भारत गौरव स्कीम को लॉन्च किया गया है, इस स्कीम का मेन मकसद क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर भारत के अंदर टूरिज्म की क्या सिचुएशन है ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि टूरिज्म सेक्टर भारत को कैसे हेल्प कर सकता है। उसके बाद
एट द लास्ट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के बारे में। अभी 3 कंट्रीज के बीच में एक अभ्यास कंडक्ट किया गया जिसको ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बोली गई है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में उन तीनों कंट्रीज के नाम बताना है कि वो तीनों कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिनके बीच में ये दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को लगाया गया। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी आती है जीएस पेपर 2 के अंदर। पहला आर्टिकल बहुत जबरदस्त होने वाला है, एक एक चीजें सुनते हुए चल रहा। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021, आखिरकार ये रिपोर्ट क्या है? सबसे पहली चीज, इस आर्टिकल को डाउन टू अर्थ ने कवर किया है और डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। इन्होंने बताया कि ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि भारत के अंदर एनीमिया और चाइल्डहुड वेस्टिंग को लेकर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो डिस्कस करेंगे एनीमिया क्या है, चाइल्डहुड वेस्टिंग क्या है, सब कुछ आगे आप लोग को जानने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे इस आर्टिकल में पहली चीज तो हमें यह समझना होगा कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आखिरकार तय कैसे की जाती है, कैसे बनती है। सबसे पहली चीज, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की जो शुरुआत है एक समिट के थ्रू हुई थी। एक समिट हुआ था 2013 के अंदर, उस समिट का नाम है न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट। अब इस समिट के बाद ही क्या किया गया, ये 2013 में समिट हुआ और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की जो पहली वाली रिपोर्ट है ये सबसे पहली बार आई थी साल 2014 के अंदर। इस रिपोर्ट का मेन मकसद क्या होता है, देखो इस रिपोर्ट के अंदर एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। जैसा आपका रिजल्ट होता है ना लास्ट में, क्या परफॉर्मेंस रही है किस किस चीज़ों को लेकर, उसी प्रकार से एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है दुनिया भर के न्यूट्रिशन को लेकर। दुनिया भर के अंदर क्या न्यूट्रिशन की सिचुएशन है, कंट्री वाइज सारा डेटा होता है, कौन से कंट्री के अंदर कितना न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा, कितने लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अंदर होती है। प्लस यहाँ पर कुछ एफर्ट्स बताए जाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस कंडीशन को इंप्रूव भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर चलते हैं। आप कह सकते हो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर यहां पर इस रिपोर्ट को तैयार करने में मदद करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2014 में और इस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक चीज और है, आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या बोला गया होगा, आखिरकार कंट्रीज को करना क्या है। तो साल 2012 के अंदर जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इन्होंने एक डिसीजन लिया। इन्होंने बोला कि 2025 तक हम लोगों ने 6 टारगेट रखे हैं और वो 6 न्यूट्रिशन टारगेट हैं। जितने भी देश होंगे वो उनको पूरा फोकस करना होगा इन 6 टारगेट्स को अचीव करने में। सबसे पहला टारगेट क्या था, 2025 तक अचीव करने में टारगेट लगाए गए हैं। तो 2025 तक का सबसे पहला टारगेट रखा गया रिड्यूसिंग स्टंटिंग। देखो स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है। स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग की यहाँ पर कैटेगरी ये होती है जब बच्चा, मान लो यहाँ पर बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, लेकिन क्या हुआ उसका जो एज है उसकी एज के हिसाब से क्या हुआ, उसकी जो हाइट है वो बहुत कम है। ठीक है, उसके एज के हिसाब से उसकी हाइट बहुत कम है या फिर उसके एज के हिसाब से उसका जो वजन है, उसका जो वेट है वो बहुत कम है। तो इसको हम लोग चाइल्ड स्टंटिंग या चाइल्ड वेस्टिंग की कैटेगरी बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की सिचुएशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस चीज को कम करने का टारगेट रखा गया था 2025 तक। तो पहला टारगेट हमने ये रखा था, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। आज के टाइम पर हमारे कंट्री में अभी भी चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग दोनों काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, आखिरकार ये होती क्यों है, इसके पीछे का एकमात्र रीजन यह है कि बच्चों को एक अच्छा सा न्यूट्रिशियस भरपूर खाना नहीं मिल पाता है, पोषण भरपूर खाना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से चाइल्ड वेस्टिंग या चाइल्ड स्टंटिंग की कैटेगरी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो यहां पर 2025 तक का टारगेट ये रखा था कि हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीज के अंदर चाइल्ड स्टंटिंग को 40% से कम कर देंगे। लेकिन आज के टाइम पर ये अचीव नहीं हो पाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको टारगेट्स बता रहा हूं कि टारगेट्स क्या क्या रखे गए थे। दूसरा टारगेट क्या रखा गया था, रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया। जो एनीमिया है इसको 50% तक घटाने के ऊपर यहां पर पूरा फोकस रखा गया था कि 2025 तक इसको हम घटाएंगे। एनीमिया क्या होती है, देखो यहां पर एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, उसके पास कोई हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आपको मालूम होगा आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। लेकिन क्या है, हमारे ब्लड के अंदर एक इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनीमिया, या फिर आप कहते हो ब्लड की कमी हो जाना, खून की कमी हो जाना। और इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे का रीजन ये भी है कि लोगों को एक अच्छा सा खाना नहीं मिल पा रहा है, प्लस उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो चुकी है। आयरन भरपूर मात्रा में है नहीं, क्योंकि आयरन क्या करता है, आयरन की मदद से हेमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो क्या होगा, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बॉडी के अंदर ब्लड नहीं है, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लड है वही तो ऑक्सीजन को लेकर ट्रैवल कर रहा है हर जगह पर। तो ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो एनीमिया अपने आप में काफी खतरनाक कंडीशन है। एनीमिया को कम करने पर हमने फोकस रखा था, लेकिन आज के टाइम पर एनीमिया भी भारत के अंदर कम नहीं हुआ है।
बाकी मैंने आपको बता दिया ये दो टारगेट्स क्या क्या हैं। हम लोगों ने इंश्योर करा था 2025 तक कि जो लो बर्थ वेट है, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो कम वजन वाले बच्चे हैं, ये कम करेंगे, ठीक है। बच्चों को एक अच्छा खाना दिया जाएगा जिससे कि उनका एक जो वेट है वो मेंटेन हुआ हुआ रहे। उसके बाद यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि देखो जो चाइल्डहुड ओवरवेट है इसको भी कम करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों का जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वजन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उसको ना बढ़ाया जाए, उसके ऊपर फोकस रखेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक टारगेट ये भी था कि हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग को यहाँ पर बढ़ाने के ऊपर फोकस रखा जाएगा, खासकर बच्चे की शुरुआती 6 महीने के अंदर। तो मतलब कि है कि बच्चों को माँ का दूध मिले, ये मेन फोकस रखा जाएगा। ये टारगेट रखा था हमने। उसके बाद एक टारगेट हमने ये भी रखा था कि हम लोग क्या करेंगे, चाइल्डहुड वेस्टिंग को कम से कम करेंगे। मैंने आपको बताया चाइल्डहुड वेस्टिंग को हम लोग 5% से भी कम रखने वाले हैं, ये यहाँ पर मेन फोकस रखा गया था। चाइल्डहुड वेस्टिंग क्या होती है मैंने आप लोग को अभी बता चुका हूँ। तो ये कुछ टारगेट्स थे, हम लोगों ने कुछ टारगेट सेट करे थे 2025 तक हमें टारगेट्स अचीव करने हैं। क्या हम कर पाए हैं? नहीं। अभी हम लोग इस टारगेट को अचीव करने में काफ़ी पीछे हैं, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के कुछ मेजर फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। टारगेट क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया, 2025 तक के टारगेट सेट करे गए थे, वो चीज़ आप लोगों को पता चल चुकी हैं। अब टारगेट को अचीव करते करते आपको पहली चीज़ ये देखने को मिलेगा, वेरिएशन इन डेटा अवेलेबिलिटी। देखो जो डेटा है लगभग 194 कंट्रीज से लिया गया है, 194 कंट्रीज का डेटा है, और जो ये डेटा है वो अलग अलग अवेलेबल है। कहीं पर अलग डेटा निकल कर आ रहा है और कहीं पर अलग डेटा निकल कर आ रहा है। और इस डेटा को ट्रैक करके हमें पता चला सिर्फ और सिर्फ 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अपने गोल की तरफ सही तरह से बढ़ रही हैं, जो 2025 तक का टारगेट है उनको अचीव करने में आगे बढ़ रही है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर उनका टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुआ है, और भारत भी यहां पर एक ऐसी कैटेगरी में आ रहा है जो कि हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं अपने इन वाले टारगेट्स को अचीव करने में, क्योंकि ये टारगेट हमारे 2025 तक है। हम कौन से साल में, हम 2021 में हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद इन्होंने बोला कोरोना वायरस का भी एक बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है। कोविड-19 की वजह से जो भी हमारा प्रोग्रेस हो रहा था वो प्रोग्रेस काफ़ी अफेक्ट हुआ है। यहाँ पे बोला गया लगभग 155 जो मिलियन पीपल हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन के अंदर आ चुके हैं, मतलब कि और ज़्यादा भत्तर गरीबी में आ चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। अब जब गरीबी में आ चुके हैं तो इनको एक अच्छा खाना मिला नहीं, डाइट रिलेटेड काफ़ी सारी डिजीज़ वगैरह से यहाँ पर काफ़ी हद तक ये पीड़ित हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे एक प्रॉब्लम ये भी निकल कर आ रही है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। तीसरी चीज बताई गई, लिटिल प्रोग्रेस एंड इंप्रूविंग डाइट्स। देखो लोगों की जो डाइट्स है वो इंप्रूव तो हुई है लेकिन बहुत धीमी गति से, बहुत थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें प्रोग्रेस देखा है। अदरवाइज यहाँ पर जो डाइट है वो काफी हद तक खराब है, ठीक है। डाइट में क्या है, खासकर क्या खा रहे हैं, ज्यादातर चावल ही खाया जा रहा है, ठीक है, या फिर कुछ मिल जा रहा है वही खाया जा रहा है। अदरवाइज यहाँ पर डाइट के अंदर होना क्या चाहिए, डाइट के अंदर एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक के साथ साथ कार्ब्स अच्छे होने चाहिए, कुछ हेल्दी फैट्स होने चाहिए, जिसके बेसिस पर बॉडी हमारे आगे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो पुअर डाइट काफी सारी देखने को मिलेगी, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी हो रहा है, मतलब पोल्यूशन हो रहा है दुनिया भर में। पोल्यूशन कैसे हो रहा है, फूड को प्रोड्यूस करने में, बहुत सारा खाने का प्रोडक्शन हो रहा है इस प्रकार से, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस निकल रही है बहुत सारे जगह पर। एक तरीके से आप कह सकते हो दुनिया भर में 1/3 जो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है वो फूड का प्रोडक्शन करने से निकल रही है। और इससे क्या होगा, इससे हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तीसरा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताया गया इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, कि अभी भी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक नहीं बढ़ पा रही हैं। आपको मालूम होगा हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और हमने टारगेट रखा था कि साल 2030 तक हम लोग ये सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो भारत के अंदर आप कह सकते हो, अगर हम बात करें तो भारत यहाँ पर अभी भी बहुत पीछे है अपने गोल को अचीव करने में। सबसे पहला गोल नो पॉवर्टी का है कि गरीबी ना हो देश में, लेकिन गरीबी बहुत तगड़ी है आज के टाइम पर हमारे देश में। जीरो हंगर हो, भुखमरी ना हो, लेकिन आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा भुखमरी आज के टाइम पर हमारे देश के अंदर देखने को मिलेगी। गुड हेल्थ और वेलबींग हो, लेकिन नहीं, हेल्थ सेक्टर काफ़ी हद तक बेकार है। क्वालिटी एजुकेशन हो, नहीं है, ऐसा नहीं है। जेंडर इक्वालिटी आपको काफ़ी सारी जगह पर नहीं देखने को मिलेगा। क्लीन वाटर बहुत सी जगह पर नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी जो हमारे टारगेट्स हैं वो काफ़ी हद तक अनअचीवेबल हैं, हम लोग को आगे काफ़ी अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा अगर हमें ये 17 टारगेट्स को अचीव करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। देन उसके बाद अब बात करते हैं इंडिया की टू द पॉइंट, कि इंडिया को लेकर क्या यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया है। इंडिया के अंदर जो एनीमिक इंडियन वुमेन है काफ़ी हद तक बढ़ी हैं, मतलब आप कह सकते हो आधे से ज़्यादा जो इंडियन वुमेन है जो कि एक तरीके से 15 से लेकर 49 ईयर्स के बीच में आती हैं, वो एनीमिक हैं, मतलब उनको एनीमिया की यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और एनीमिया क्या होता है मैंने आपको बताया, ब्लड की कमी हो जाना। ब्लड की कमी होगी तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर सही से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो एनीमिया की कमी है आधे से ज़्यादा इंडियन वुमेन्स में, ये बताती है ये रिपोर्ट।
और साल 2016 से कंपेयर करें तो एनीमिया कंडीशन बढ़ी है भारत के अंदर, ठीक है। साल 2016 के अंदर एनीमिया की कंडीशन 52.6% तक हुआ करती थी, लेकिन साल 2020 के अंदर ये 53% हो चुकी है। उसके बाद चाइल्डहुड वेस्टिंग क्या है, तो चाइल्डहुड वेस्टिंग में मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 17% तक जो भारत के अंदर बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, वो काफ़ी बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। उनकी जो एज है, एज के हिसाब से जो उनकी हाइट वगैरह है वो बहुत कम है, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। और इंडिया यहाँ पर 23 कंट्रीज के अंदर आता है जिसने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है चाइल्डहुड वेस्टिंग के अंदर। भारत के अंदर चाइल्डहुड वेस्टिंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। चाइल्डहुड स्टंटिंग क्या है, तो मैंने भी आपको बताया था, स्टंटिंग में क्या होता है, वही मतलब एज के हिसाब से हाइट कम होना। चाइल्डहुड वेस्टिंग के अंदर भी यही है, एज के हिसाब से वेट कम होना, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। भारत के अंदर चाइल्ड स्टंटिंग भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इंडिया 53 कंट्रीज में आता है, और मतलब टॉप 53 कंट्रीज में आता है जहां पर चाइल्ड स्टंटिंग सबसे ज़्यादा है। उसके बाद चाइल्ड ओवर वेट की कैटेगरी देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ओवर वेट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट उनके अंदर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग देख पाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, ये तो हुई कुछ बातें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। देन अब हम बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। ये हमने चाइल्डहुड ओवरवेट के बारे में डिस्कस किया, तो इंडिया 105 कंट्रीज़ में टॉप मार रहा है जहाँ पर चाइल्डहुड ओवरवेट भी सबसे ज़्यादा है। इंडिया ने अपना कितना टारगेट अचीव किया, तो इंडिया ने भी अपना, आप कह सकते हो लगभग जो 13 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 टारगेट्स को अचीव किया अभी तक, जिसमें आप कह सकते हो हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इसको लेकर रिपोर्ट ने सजेशन क्या दिया, सबसे पहला सजेशन रिपोर्ट ने दिया है कि आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा, आपको फाइनेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा लगाओ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इस मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन से लड़ सकें, इस कुपोषण की बीमारी से लड़ सकें, लोगों को एक अच्छा खाना, एक अफोर्डेबल खाना दे सकें। दूसरा सजेशन दिया होलिस्टिक अप्रोच, आपको सभी कैटेगरीज को टारगेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कुछ पुअर पीपल को देख लो, नहीं, आपको सब जगह पर टारगेट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एक तरीके से आप सिनेरियो देख रहे हो इंडिया के अंदर जो भी चल रहा है, इसको होलिस्टिकली यहाँ पर अप्रोच करना पड़ेगा। आज के टाइम पर आपको पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक अच्छा हेल्दी खाना प्रोवाइड करवाने के ऊपर फोकस रखना है, ऐसा रिपोर्ट बताती है। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के अंदर आएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आखिरकार क्या है, यहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस अन्न योजना के बारे में, जो कि आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। आर्टिकल कहां से लिया गया है, पीआईबी का आर्टिकल है, और पीआईबी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। मार्च 2022 तक ये एक स्कीम चलने वाली है, फ्री में कुछ अनाज आप लोग को यहां पर मिलता रहेगा, ऐसा इस स्कीम के अंदर बताया गया। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे इस स्कीम के बारे में। देखो, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये खुद एक पार्ट है हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का। यहाँ पर इस पूरे योजना का मेन मकसद यह है कि जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग कुछ जो एक अनाज है, कुछ अनाज हम लोग फ्री में दे सकें, कुछ अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो ये मेन मकसद रखा जाता है इस योजना के अंदर। और हमने कोविड-19 के तहत इस योजना को शुरुआत की थी, तो आप लोग को मालूम होगा आज के टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर इस योजना को अच्छे से इंप्लीमेंट करती हैं, और इसकी हमने शुरुआत करी थी। और हमने शुरुआत कब करी थी, अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने, साल 2020 की बात है जब कोरोना वायरस सबसे तेजी से बढ़ रहा था। अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में हमने इस स्कीम को शुरुआत करी थी, और लगभग 80 करोड़ राशन होल्डर्स, मतलब ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड है, और इन लोगों को हमने डिसाइड किया कि इनको क्या किया जाएगा, फ्री में लगभग 5 किलो तक जो गेहूं चावल हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर इनको फ्री में ये सामान मिलेगा तो इससे काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। हर महीने हमने प्रोवाइड करवाने की चर्चा की, और ये जिस स्कीम तब से अभी तक चलती भी आ रही है, फिर उसको बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया था। आपको मालूम होगा फेज 1 की शुरुआत कब से हुई थी, मैंने अभी आपको बताया अप्रैल मई जून, ये 3 महीने की शुरुआत हुई थी। और हमने देखा कि अभी भी आगे की ज़रूरत है, तो जुलाई से लेकर नवंबर तक फिर से इस स्कीम को बढ़ा दिया गया था। मतलब जुलाई से लेकर नवंबर 2020 तक सभी लोगों को फ्री में यह अनाज मिला है। फिर उसके बाद फेज 3 शुरू होता है। फेज 3 के अंदर क्या हुआ, इस स्कीम को फिर से बढ़ा दिया गया। आप कह सकते हो मई से लेकर जून तक 2021 के अंदर फिर से यहां पर इसको इंक्रीज किया गया। फिर अभी जो फेज 4 है, फेज 4 के अंदर फिर से बढ़ा दिया गया था, नवंबर तक कर दिया गया था। तो अभी नवंबर का महीना चल रहा है, और नवंबर 2021 मतलब इस महीने तक आपको पता होगा हमें यहां पर ये एक तरीके से अनाज मिल रहा था बिल्कुल फ्री में। 5 किलो जो भी यहां पर डिसाइड किया गया था इस स्कीम के अंदर, इस योजना के अंदर, वो यहां पर गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा था। इस स्कीम का मेन मकसद क्या है, इस स्कीम का मेन मकसद यह है कि हर एक व्यक्ति को जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में आता है, उसको हम लोग अलग से 5 किलो ये चावल या गेहूं प्रोवाइड करवाएं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, जो उसको अनाज मिलता है वो तो अलग है, जिसके बदले में वो जो लोग हैं वो थोड़ा सा पैसा देते हैं, आपको मालूम होगा।
जो राशन कार्ड पे यहाँ पर कुछ अनाज लेते होंगे, तो अनाज लेते वक्त हम लोग कुछ पैसा देते हैं, कुछ मिनिमम अमाउंट देते हैं, वो तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। अब क्या है, उस मिनिमम अमाउंट के अलावा कुछ और एडिशनल आपको यहाँ पर अनाज दिया जा रहा था सरकार के थ्रू इस योजना के अंडर में, और जो वो अनाज आप लोग को मिल रहा था वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था, उसमें कोई पैसा नहीं देना हो रहा था। तो नवंबर यानी कि ये जो महीना चल रहा है अभी तक इस स्कीम को चलाया जा रहा था, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि अब नवंबर के बाद इस स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा, अभी ये स्कीम आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये स्कीम अगले साल मार्च 2022 तक यहाँ पर ये योजना चलाई जाएगी। 2022 तक यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग ये सामान मिलेगा, ये अनाज मिलेगा। लेकिन एक दिक्कत ये हो गई है, आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, जब इस स्कीम को शुरुआत में लाया गया था, तो इस स्कीम योजना जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो दोनों एक ही समझ लेना, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हम इसको लेकर आए थे तो इसके अंदर बोला गया था कि हम लोग 1 किलो दालें भी प्रोवाइड करवाएंगे ताकि प्रोटीन का सोर्स पूरा हो। दाल भी प्रोवाइड करवा रही थी सरकार, लेकिन अब यहाँ पर दाल नहीं दी जा रही है, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गेहूँ और चावल ही मिल रहा है। ये आप लोग को मालूम होगा। पैसा कितना खर्च हो गया, बहुत पैसा खर्च हो गया। गवर्नमेंट ने यहाँ पर लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर फेज 1 से लेकर 4 के बीच में खर्चने का यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। जो 5वां फेज है, जो लास्ट वाला फेज है, इसके अंदर बोला जा रहा है सरकार यहाँ पर खर्चने वाली है 53,344 करोड़ रुपीस। तो आप लोग इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो काफ़ी कुछ हम लोग एलोकेट कर चुके हैं लगभग अभी तक इन 4 फेसों में, जो भी हमारे 4 फेज चले हैं, क्योंकि अब ये स्कीम लगभग खत्म होने वाली है, नवंबर तक खत्म होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर योजना को बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया जाएगा। लेकिन नवंबर तक हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को ये अनाज प्रोवाइड करवाया है। लगभग 600 लाख मेट्रिक टन तक हम लोगों ने जो ये अनाज है वो लोगों को प्रोवाइड किया है, राज्यों सरकारों को दिया है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर लोगों को प्रोवाइड किया है। तो आप लोगों को इसके बारे में एक आइडिया रखना है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इसका इंपॉर्टेंस ये है, बहुत सारे लोग की जॉब चली गई लॉकडाउन के वक्त में, ठीक है। अब जॉब चली गई, उनके पास कुछ यहाँ पर करने का काम वगैरह नहीं था। अब क्या हुआ, उस दौरान यहाँ पर वो लोग कुछ कमा नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उनको कहाँ से खाना मिलेगा। तो उनके लिए सरकार ने इस स्कीम को चला दिया था। प्लस उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर चैलेंजेस काफ़ी देखने को मिले। चैलेंजेस क्या देखने को मिले कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इस एक्ट के अंदर जो भी राशन कार्ड होल्डर होगा, जिसके पास राशन कार्ड होगा, उसी को यहाँ पर ये अनाज मिलेगा। अब क्या हुआ, जो राशन कार्ड होल्डर हैं वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। जो डेटा हम लोग यूज़ करते हैं वो पिछला सेंसर, जो जनगणना है हमारे पास 2011 की, उस जनगणना का इस्तेमाल करते हुए हम लोग राशन कार्ड होल्डर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे लोग अभी भी अनकवर्ड हैं, मतलब उनके पास यहाँ पर वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है। तो दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग ये इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिला है इस स्कीम के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी आती है जीएस पेपर 3 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक चीज़ अच्छे से सुनते हुए चलना। देखो जो कॉफ़ी आउटपुट है उसके अंदर ड्रॉपिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है, ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आया है। द हिंदू ने यहाँ पर इस आर्टिकल को दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया प्लांटर्स कम्युनिटी के थ्रू, और उन्होंने बोला भारत की जो अरेबिका कॉफ़ी है, देखो भारत के अंदर 2 कॉफ़ी पाई जाती है, एक होती है अरेबिका और एक होती है रोबोस्टा। दोनों बताऊंगा मैं आप लोग को। भारत के अंदर जो अरेबिका कॉफ़ी का प्रोडक्शन है ये 30% से घटने वाला है, और जो रोबोस्टा कॉफ़ी का प्रोडक्शन है ये 20% से घटने वाला है। अब ये प्रोडक्शन क्यों घट रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर प्रोडक्शन घटेगा तो इससे भारत को क्या नुकसान होता हुआ नजर आएगा, ये भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है? पहला चैलेंज है एक्सेसिव रेनफॉल। लगातार बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, अब की बार तो बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये कॉफ़ी का प्रोडक्शन लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी कुछ डैमेज देखने को मिला। जो भी हमारे बीन होते हैं, कॉफ़ी बीन्स, वो स्प्लिट हो गए, वो ड्रॉप हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कॉफ़ी का प्रोडक्शन लगातार कम हुआ है। और बोला गया जो अरेबिका कॉफ़ी है इसको तो यहाँ पे अगर हम जब भी ग्रो करते हैं हम सूखे सिचुएशन में ग्रो करते हैं, जहाँ पर एरिया बिल्कुल सूखा हुआ हो, ठीक है, ड्राई एरिया हो, वहीं पर हम लोग अरेबिका कॉफ़ी को ग्रो करते हैं। और यहाँ आप कह सकते हो अरेबिका कॉफ़ी को वहाँ पे ग्रो किया जाता है, फिर उसका सुखाया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, तो थोड़ी बहुत हमें गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या हुआ, दबाकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये पूरी तरह से कॉफ़ी का जो मामला है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वो पिट चुका है। अगर बात करें दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न है कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन। कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने के लिए पैसा बहुत लगता है, और मतलब लगता नहीं था, अब की बार ज़्यादा लग चुका है। प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा दिया गया, खाद जो होता है, फर्टिलाइजर जो चाहिए होता है, उसके रेट बढ़ गए। लेबर कॉस्ट की बात करें उसके अंदर रेट बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो ग्रोवर्स है, जो कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया यार सारे दाम बढ़ चुके हैं, तो क्या आपकी बार ग्रो करना छोड़ो, अब ग्रो नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हुआ, इसकी वजह से भी जो लोग पहले ग्रो कर रहे थे कॉफ़ी को, वो पीछे हट गए। इसकी वजह से भी क्या हुआ, कॉफ़ी का प्रोडक्शन लगातार कम हुआ। अब बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। देखो यहाँ पर मैंने नेस्कैफ़े का लगाया है, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं चल रहा है, लेकिन ये फेवरेट है मेरा नेस्कैफ़े गोल्ड। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करना।
बहुत ज़्यादा यहाँ पर शानदार है। मतलब कॉफ़ी के बिना चलता नहीं है मेरा भी, ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होती है, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी यहाँ पे कोई शुगर वाली कॉफ़ी नहीं लेता हूँ मैं, ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ मॉर्निंग में एनर्जी के लिए। और एक होता है ना कॉफ़ी के अंदर एक कैफ़ीन होता है, उसका एक एडिक्शन सा हो जाता है, ठीक है। मतलब एडिक्शन सा क्या होता है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन काफ़ी अच्छी लगती है, आपको एक एनर्जी मिलती है ना। ब्लैक कॉफ़ी शुरू में तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप जैसे जैसे पियोगे ना कुछ टाइम बाद काफ़ी अच्छी लगने लगती है। प्लस उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी के अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोग खुद सर्च कर सकते हो और अपने डाइट में ज़रूर ऐड कर सकते हो, इसके डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। कोई सी भी कॉफ़ी ले सकते हो यार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं नेस्कैफे ही बता रहा हूँ, कोई सा भी ले सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉफ़ी के हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, इसका इतिहास क्या है। देखो, कॉफ़ी को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर, कब, लेट 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी के आसपास कॉफ़ी का इंट्रोडक्शन हुआ भारत के अंदर। अब स्टोरी ये बताती है कि इंडिया के कुछ पिलग्रिम्स थे जो कि मक्का गए थे, ठीक है, और मक्का जाकर उन्होंने ये जो कॉफ़ी के बीन्स होते हैं उसकी स्मगलिंग कर ली, मतलब इंडिया ले आए वो लोग, मतलब स्मगल करके इंडिया में कुछ बीन्स ले आए थे। कहाँ से, येमेन से। 1670 के आसपास की बात है, 1617 में यहाँ पर कुछ लोग मक्का गए और वहाँ से कॉफ़ी के जो बीन है वो इंडिया ले आए। हालांकि उस समय इलीगल हुआ करता था कि अरेबिया से, सऊदी अरेबिया से आप, सॉरी अरेबिया से आप लोग क्या कर सकते हो, अरब से कॉफ़ी का प्रोडक्शन, ये जो कॉफ़ी के सीड वगैरह है, ये जो कॉफ़ी के बीन आप लोग नहीं ले जा सकते, वो इलीगल है। लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे स्मगलिंग की गई भारत के अंदर, जैसी वो बीन आए। अब जैसी बीन, वो जो बीन आने के बाद क्या किया गया, उसको लगा दिया, कहाँ पर, कर्नाटका के जो चंद्रगिरी हिल्स है वहाँ पे लगा दिया गया, और लगाने के बाद लगातार प्रोडक्शन होता रहा। तो शुरुआत कब से हुई है, 1670 से हुई है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, डच आए भारत के अंदर, आप लोगों को मालूम होगा डच ने यहाँ पर क्या किया, इंडिया के अंदर लगभग आप कह सकते हो कॉफ़ी का प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था। लेकिन होता क्या, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आता है, आपको मालूम होगा डच के बाद कौन आए, ब्रिटिशर्स आए। अब जब ब्रिटिश राज आया 19th सेंचुरी के बीच के आसपास की बात है, इस समय क्या हुआ, जो कॉफ़ी की फार्मिंग है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बहुत तेज़ी से फोकस रखा कि नहीं, कॉफ़ी का जो है प्रोडक्शन होना चाहिए, और कॉफ़ी का कल्टीवेशन भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा होने लगा। इनफैक्ट आज के टाइम पर भारत वर्ल्ड में आप कह सकते हो कहीं ना कहीं स्टैंड करता है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। तो इंडिया के अंदर जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में होता है। मतलब कहाँ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो इंडिया का मैप है ये नीचे की साइड से, उसके बाद आप देख पाओगे ये वाला वेस्टर्न घाट हो गया और ये वाला ईस्टर्न घाट हो गया। तो इन एरियाज में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद दुनिया भर में आप सकते हो, अगर हम बात करें टॉप 25 के अंदर भारत स्टैंड करता है कॉफी के प्रोडक्शन के मामले में। आज के टाइम पर कॉफी का जो प्रोडक्शन है भारत के अंदर, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम, आप कह सकते हो कि 100% हम लोग कॉफ़ी को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें से जो 65 to 70% है ये भारत एक्सपोर्ट कर देता है, हम लोग दूसरे कंट्रीज़ को बेचते हैं। और भारत की कुछ कॉफ़ी ऐसी हैं जिसकी सबसे ज़्यादा मांग रहती है, कुछ प्रीमियम कॉफ़ीज़ हैं जहाँ पर यूरोप के अंदर उसकी मांग रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है हम लोग करते तो हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा 65 to 70% कॉफ़ी हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को दे देते हैं, उसके बदले में पैसा भी अर्न करते हैं, और जो बाकी बचा हुआ कॉफ़ी हुआ वो हम अपने कंट्री के अंदर कंज्यूम करते हैं। अब इससे क्या होगा, जो हिली एरियाज़ है जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन हो रहा है, उन एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट होता हुआ नजर आता है, क्योंकि वहीं उन्हीं एरियाज से जो है कॉफ़ी का प्रोडक्शन होकर वो कॉफ़ी वहाँ से बाहर निकल रही है। अब कॉफ़ी उगाने के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, आपको ध्यान रखना होगा कि जो टेम्परेचर वो हॉट होना चाहिए, मतलब कि गर्म होना चाहिए, गर्म के साथ साथ थोड़ा बहुत टेम्परेचर के अंदर नमी होनी चाहिए। 15 डिग्री से 28 डिग्री के सेल्सियस के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए, और रेनफॉल हो भी तो 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास हो। लेकिन अब की बार रेनफॉल का एक रिकॉर्ड तोड़ मामला रहा, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हुई हैं कॉफ़ी की। और इन्होंने बोला अगर 30 डिग्री से अबव यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, सन की जो शाइन है, मतलब कि जो सूर्य की किरणें हैं वो अगर काफ़ी तेज रहती हैं, तो वो कॉफ़ी क्रॉप के लिए अच्छी नहीं है, कॉफ़ी की फसलें बेकार हो जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। तो ड्राई वेदर, एक तरीके से सूखा जो मौसम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि हम लोग कॉफ़ी बीन्स को अच्छे से सुखा सकें। तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है, कॉफ़ी प्रोडक्शन के बारे में, कि किस प्रकार से हम लोगों को क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं मेजर एरियाज के बारे में। तो यहाँ पर आज के टाइम पर भारत के अंदर कहाँ पर कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो भारत के अंदर कॉफी लगातार वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा ग्रो हो रही है। जो कर्नाटका वाला रीजन है, केरला है, तमिलनाडु है, इन एरियाज में कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। कर्नाटका एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। लगभग आप कह सकते हो कि 70% की जो टोटल कॉफी प्रोडक्शन है वो कर्नाटक के अंदर ही होती है। उसके बाद बहुत सारे एरियाज अब की बार नए भी आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहां पर अगेन कॉफी का प्रोडक्शन काफी बढ़ चुका है। ये आप मैप में भी देख सकते हो, ठीक है। ये मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ ग्रीन कलर के आपको यहाँ पर कलरिंग दिख रही होगी, कर्नाटका वाला एरिया है, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। इन एरियाज में क्या है, कॉफी का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ओडिशा, ये सारे एरियाज आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। कॉफी दो प्रकार की होती है, एक होती है रोबुस्टा और एक होती है अरेबिका। अब आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको बताया भारत के अंदर दो प्रकार की कॉफी उगाई जाती है, एक होती है अरेबिका और एक होती है रोबुस्टा।
दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूं। देखो जो रोबोस्टा होती है ये कुछ ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। और हालांकि जो ये अरेबिका है इसका जो टेस्ट होता है काफ़ी थोड़ा बहुत मीठा होता है, स्वीटन सा टेस्ट होता है, जो आप लोग देख पाओगे। ये कौन सी, ये भी एक अरेबिका कॉफ़ी, यहाँ पे आप देख लिखा होगा, ठीक है, एक अरेबिका कॉफ़ी है। लेकिन जो रोबोस्टा होती है इसके अंदर कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। कैफीन ज़्यादा होती है रोबोस्टा के अंदर, थोड़ी सी ज़्यादा हार्श होती है और ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। ये आप लोग को देखना है। अरेबिका जो कॉफ़ी है ये थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पर उगाई जाती है, ठीक है। अरेबिका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जो हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ी एरियाज़ हैं, यहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती है। रोबस्टा आप कहीं पर भी उगा सकते हो। लेकिन अरेबिका के अंदर क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ज़्यादा केयर चाहिए होती है, ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको ग्रो करना होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग चाहिए होती है। लेकिन रोबस्टा में इतनी ज़्यादा केयरिंग नहीं चाहिए होती है। अरेबिका के ऊपर कीड़े वगैरह लगने का भी डर रहता है, काफ़ी सारी डिजीज़ भी यहाँ पर अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि व्हाइट स्टेम बोरर हो गया, लीफ रस्ट हो गया, इससे काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है। लेकिन रोबस्टा कॉफ़ी यहाँ पर इसके लिए कोई हम लोग को ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद बात करें अरेबिका की, तो अरेबिका कॉफ़ी को नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में उगाया जाता है, मतलब नवंबर का महीना है, इस समय अरेबिका कॉफ़ी की जो हार्वेस्टिंग है फसलें यहाँ पर चल रही होगी, ठीक है। जो रोबोस्टा कॉफ़ी है उसका दिसंबर से लेकर फरवरी तक का टाइम पीरियड होता है। तो आपसे डायरेक्टली इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़कर जाना। अरेबिका क्या है, रोबोस्टा क्या, मैंने आप लोगों को बता दिया। 70% तक दुनिया भर के जो लोग हैं वो अरेबिका कॉफ़ी को ड्रिंक करते हैं, 30% रोबोस्टा को ड्रिंक करते हैं, जिनको कैफीन की ज़्यादा मात्रा चाहिए, ज़्यादा लत लग चुकी है कैफीन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और हेल्थ आता है हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर। डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। आखिरकार ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। सबसे पहली चीज़, ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, पीआईबी से लिया गया है। आप लोग देख पाओगे मैंने आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगा दिया है। तो हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, इन्होंने एक वर्कशॉप रखा और वर्कशॉप था नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है, इससे हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, इसको हम लोग कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, इसको लेकर एक वर्कशॉप रखा गया था। और इस साल का जो वर्कशॉप का थीम है वो है स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस, मतलब जागरूकता फैलाओ और इस रेजिस्टेंस को रोको। अब ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की यहां पर कोशिश करूंगा। इसका मतलब है एक रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मान लो यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति को कोई भी बैक्टीरिया से अफेक्ट हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी पैरासाइट वगैरह कोई बीमारी लग गई, ठीक है। बैक्टीरिया इसके अंदर बॉडी के अंदर पहुंच गया। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया इसके अंदर इसके बॉडी के अंदर है, इसने क्या करा, एंटी बैक्टीरिया एंटी वायरल ड्रग्स खाए, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बेसिकली वो खाया, एंटीबायोटिक्स खाया, खूब खाया। लेकिन क्या हुआ, ये बैक्टीरिया नहीं मर रहा। इनफैक्ट बाद में जब इसने एंटीबायोटिक और खाया तो इससे क्या हुआ, बैक्टीरिया और ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो बैक्टीरिया मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसका मतलब यह है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, जितनी भी हमारी दवाइयां हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, उन सब के प्रति जो ये बैक्टीरिया है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मतलब ये जो दवाई है इसका असर बैक्टीरिया के ऊपर नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जहां पर आपके एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, एंटी मिलेटिक्स, ये कोई भी काम नहीं करती, ये कोई भी चीज़ें काम नहीं करती। इनफैक्ट आप इसका तब भी ज़बरदस्ती इस्तेमाल करोगे तो ये अपने आप में खतरा बन जाती है, ठीक है। ये अपने आप में खतरा बन जाती है, लेकिन यहां पर इन्फेक्शन को सही नहीं कर पाती है। तो बैक्टीरिया इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्यों मजबूत होता है कि उसके अंदर म्यूटेशंस होते हैं, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जब जैसे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं उसका असर नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसके रिजल्ट में देखें तो आज के टाइम पर ट्रीटमेंट्स वगैरह बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, कोई भी ट्रीटमेंट इसका निकल कर आ नहीं रहा है। और इनफैक्ट सबसे खतरनाक सिचुएशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो यहां पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, इसको पता है क्या डिक्लेयर कर दिया, इसको डिक्लेयर किया है दुनिया भर में हेल्थ को लेकर, जो हेल्थ को लेकर थ्रेट है दुनिया भर में, जो टॉप 10 थ्रेट हैं, इसमें से एक सबसे बड़ा थ्रेट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो WHO यहां तक कह चुका है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो भी यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बना देते हैं, इसको हम लोग कभी कभी सुपर बग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फंगाई या फिर ऐसे एक तरीके से पैरासाइट हो गए, ऐसे वायरस हो गए जो कि यहां पर जिनके ऊपर दवाइयों का कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इसके पीछे के कारण क्या है, इसको मतलब आज के टाइम पर इतना ज़्यादा ये फैल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के अंदर बात करते हैं हम लोग, काफ़ी कुछ बर्बाद चीज़ें निकलती हैं। मतलब कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट, ठीक है, फार्मेसी के अंदर बहुत सारा वेस्ट निकल आता है, कूड़ा करकट निकलता है, इसको फेंक दिया जाता है, इसको एनवायरमेंट में फेंक दिया जाता है। और एनवायरमेंट के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो ये इसके अंदर पावर होती है इतनी कि ये बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल को रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर काफ़ी सारा कंसर्न पैदा कर सकती हैं ये दवाइयाँ जो कि फेंक दी जाती हैं।
उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम लोग और क्या फैक्टर हो सकता है। कभी कभी हम लोग ओवरडोज कर जाते हैं, मान लो कुछ बीमारी सही नहीं हो रही है, लगातार भाई और दवाइयाँ खाई और दवाइयाँ खाई, खूब दवाई खाई, ओवर यूज़ कर गए, गलत इस्तेमाल कर गए, अलग तरीके से ट्रीटमेंट उसका ले लिया हम लोगों ने। तो इससे क्या होता है, कभी कभी ह्यूमंस के अंदर, लाइफ स्टॉक्स के अंदर, तो इन सब चीज़ों के अंदर भी एक गलत प्रभाव हो जाता है और इसकी वजह से भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाता है। तो गलत तरीके से कभी मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, हमेशा यहाँ पर कंसल्ट करो डॉक्टर से, या अच्छे से आप लोग स्टडी करने के बाद ही चीज़ों को अच्छे से लिया करो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंसर्न की। अब चिंता वाली बात क्या है इसमें, चिंता वाली बात यह है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की कंडीशन आज के टाइम पर इतनी तेजी से बढ़ चुकी है कि इससे खर्चा बहुत हो रहा है, हेल्थ केयर के अंदर बहुत खर्चा हो रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आज के टाइम पर रिस्पॉन्सिबल है, हर साल 7 लाख डेथ हो रही है इसकी वजह से। मतलब बैक्टीरिया नहीं सही हो पाता है बॉडी के अंदर, वायरस नहीं सही हो पाता है, लगातार दवाई खा रहे हैं तब भी बॉडी नहीं सही हो पा रही है, तो 7 लाख डेथ हो रही है हर साल। तो आप समझ सकते हो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये एक तरीके से चीज़ है जिसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लगातार आप देख पाओगे डेथ भी हो रही है, प्लस हॉस्पिटल्स के अंदर लंबे समय तक लोग रुक रहे हैं, लंबे समय तक पैसा लग रहा है, ठीक है। इसकी वजह से भी एक कंसर्न ये पैदा हो चुका है। दूसरा कंसर्न ये है कोई प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ के अंदर। हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, अलग से स्टडीज़ करनी चाहिए, लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा है। मेडिसिन आज के टाइम पर नहीं काम करिए तो आप दूसरी चीज़ें लेकर चलो, दूसरे आप स्टडीज़ को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्रेसिंग है वो हम लोग को देखने को नहीं मिल पा रही है। तो दूसरा कंसर्न यह है। अब बात करते हैं जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, इसकी कंडीशन भारत के अंदर क्या है। तो देखो भारत के अंदर अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। भारत यहाँ पर वन ऑफ द पॉपुलस कंट्री आपको देखने को मिलेगा, प्लस काफ़ी सारे लोग हाई इनकम कंट्रीज भी देखने को मिलेंगे, लगातार पैसा भी बढ़ रहा है, लोगों के पास इनकम्स भी जनरेट हो रही हैं, लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह खरीदते तो हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, इसकी वजह से भी काफ़ी बड़ा बर्डन देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो इन्फेक्शन है उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं हो रहा है। तो भारत के अंदर कंडीशन बिल्कुल वही है जो कि देश भर में, दुनिया भर में चल रही है, कि यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस ऐसे देखने को मिलती हैं जहाँ पर बैक्टीरिया नहीं मरता है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। इंडिया के अंदर बात करें तो लगभग 56,000 न्यू बॉर्न डेथ हो रही है, मतलब जो नया बच्चा पैदा होता है, तो 56,000 डेथ हो रही है हर साल। किसकी वजह से? इस सेप्सिस की वजह से। सेप्सिस क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या होता है, यहाँ पर एंटीबायोटिक से नहीं मरता। आप बच्चे को कितना एंटीबायोटिक दे दो लेकिन वो सेप्सिस नहीं मरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इतना बड़ा कंसर्न ये पैदा हो रहा है। अब किसके लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है, मतलब एक तरीके से भारत क्या क्या कर रहा है आज के टाइम पर। तो भारत यहाँ पर सबसे पहला स्टेप उठा रखा है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल कंटेनमेंट। मतलब कि हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल को रोकने का मदद करता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। मान लो एक सर्विलेंस नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पर इसको बना रखा है हम लोगों ने, बहुत सारे लैब्स बना रखे हैं स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कि हम लोग इसके ऊपर अच्छे से निगरानी रख सकें। उसका दूसरा स्टेप भारत उठाता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर भारत फोकस रखता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर रखा है। एक इनिशिएटिव ये हो गया, दूसरा इनिशिएटिव ये हो गया, तीसरा इनिशिएटिव क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क। मतलब कि इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। इसका मेन मकसद है कि हम लोग निगरानी रखें, कोई भी यहाँ पर एक तरीके से पैटर्न दिखता है हम लोग को तो फिर हम लोग उसको जल्दी से कैप्चर करें, एक ट्रेंड को कैप्चर करें और उसको जल्दी से सुधार, उसको एक तरीके से उसके रिगार्डिंग एक सोल्यूशन लाने के ऊपर पूरी तरह से फोकस करें। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल डिफेंस और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और डिफेंस और सिक्योरिटी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। डिस्कस किया गया है 37th इंडियन इंडोनेशियन कॉर्पोरेट एक्सरसाइज देखने को मिली है। आर्टिकल अगेन पीआईबी का है, तो 37th एडिशन इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज हुई है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज किन किन कंट्रीज के बीच में होता है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, भारत का जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है इसने पार्टिसिपेट किया है, मतलब दोनों कंट्रीज के जो भी नेशंस के जो भी एयरक्राफ्टिंग है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर क्या रखा गया, खासकर समुद्र के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखा गया है। अब क्या है, कभी दो कंट्रीज के बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सरसाइज चल रही है, अभ्यास चल रहा है, दोनों कंट्रीज की आर्मी साथ में मिलकर काफी कुछ डिस्कशन कर रही है। तो इससे क्या होता है, जो डिफेंस का कोऑपरेशन होता है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस इसका मेन मकसद क्या है, इस एक्सरसाइज का, इस कॉर्पोरेट का मेन मकसद यह है इंडियन ओशन रीजन को हम लोग बिल्कुल सेफ रख सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंडोनेशिया और इंडिया दोनों आपको इंडियन ओशन के आसपास देखने को मिलेंगे, तो इंडियन ओशन को बिल्कुल सेफ रखा जाए, मेन मकसद यह रहता है। इसी वजह से यहाँ पर इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, कुछ यहाँ पर अभ्यास कंडक्ट करते हैं। क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर इलीगल फिशिंग, इलीगल टेररिज्म वगैरह भी देखने को मिल जाती है। काफ़ी यहाँ पर जो समुद्री लुटेरे होते हैं ये लोग भी देखने को मिल जाते हैं, पायरेसी वगैरह देखने को मिल जाती है। इन चीज़ों को टैकल करने के लिए इस
एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है साल 2002 से हम लोग लगातार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। साल में 2 बार हम लोग को एक्सरसाइज देखने को मिलती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया का एक फोकस है सागर, आपको मालूम होगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, मतलब कि इंडियन ओशन के आसपास जितने भी रीजन्स हैं उनका हम लोग क्या कर सकें, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकें। तो सागर वाले रीजन को एक तरीके से जो भारत का एक विजन है ये वाला सागर, ये भी कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेवी मेन फोकस किस पर रख रही है, इंडियन ओशन रीजन पर रख रही है। इंडियन ओशन रीजन सुरक्षित रहेगा तो फिर क्या होगा, जो इसके आसपास की कंट्रीज है वो भी काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ा सके, पानी के अंदर जो भी सिक्योरिटी हमारे समुद्र के अंदर उसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर सकें। प्लस और भी बहुत सारे मिलिट्री अभ्यास होते हैं इंडोनेशिया के साथ। आपको ध्यान रखना है भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं समुद्र शक्ति, और फिर उसके बाद भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक और दूसरी एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गरुड़ शक्ति। तो आप ध्यान रखना, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति ये दोनों एक्सरसाइज यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती हुई नजर आती हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो फटाफट रिकैप लेंगे क्या क्या हमने डिस्कशन किया। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में एक एक बातें जानी हमने, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में डिस्कशन किया, कॉफ़ी के बारे में सारी बातें आज हम लोगों ने जान ली हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है सारी बातें जान ली हैं, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट के बारे में डिस्कशन किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।